Good morning and welcome back to another video of Yodha Defense Academy. In today's class, we'll be talking about sources of Indian Constitution and features of Indian Constitution. तो कल की क्लास में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का क्या प्रोसेस था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली we will talk about sources of constitution. Now, हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें बहुत सारा ऐसा फीचर्स है जो कि वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बहुत सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, जैसे कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। जैसे कि यूएस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फर्स्ट था इन द वर्ल्ड विच वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके का बात करें तो यूके में आज भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूके में आज भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं है उनके यहाँ। हाँ, ओरली है, बोला गया है कि ये सब है, ये सब डिफाइंड है, बट वो कहीं लिखा हुआ नहीं है उनके पास। ओके, अब उसके चलते क्या होगा प्रॉब्लम, अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो उस चीज को इंटरप्रेट करने में इशू आएगा। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ इशू आया कि अच्छा ये चीज सही है या गलत है, अब वो चीज कहीं लिखा हुआ नहीं है तो उसको जो चाहे वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। तो जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसको ऐसे बनाया गया कि उसको we were talking about important features of the constitution. It is the single constitution for both center and state. ऐसा नहीं है कि सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर आर्टिकल 1 पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसमें लिखा हुआ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब दोनों सेंटर और स्टेट का सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनाइटेड स्टेट्स में जाओगे, इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वहां पे स्टेट्स हैव फॉर्म्ड एन एग्रीमेंट कि हम लोग साथ में रहेंगे। वहां अगर कोई स्टेट चाहे तो वो उससे सेपरेट होकर अलग हो सकता है। अगर यूएस में कोई स्टेट चाहे, स्टेट में मेजोरिटी पब्लिक चाहता है कि हम यूएस से सेपरेट होना चाहते हैं, तो यूएस से सेपरेट होकर अलग हो सकता है। ठीक है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स है, तो हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है। ठीक है, सपोज फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, मैसाचुसेट्स है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सेकंड है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल, 470 आर्टिकल्स। अच्छा, 470 आर्टिकल्स है ऑल इन ऑल, मतलब 470 आर्टिकल्स अगर ऐसे बोले, टोटल आर्टिकल 395 ही है, टोटल 395 ही है। लेकिन अब इन 395 आर्टिकल्स में सपोज करो 51 है तो 51 के अंदर 51A है, लेट्स से कि वैसे 39 है, 39 के अंदर A B C D, वैसे ही अंदर जाते जाते इसमें टोटल मिला के 470 आर्टिकल्स है। ठीक है, बट नंबरिंग देखोगे तो नंबरिंग 395 तक ही है। ओके, 12 शेड्यूल्स। अब शेड्यूल क्या होता है वो कुछ देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोर्सेस का बात करें तो मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि हम लोग दूसरे कंट्रीज से लिए हैं, सच एज यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा। तो इन सब देशों से हम लोग बहुत सारा पार्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन का लिए हैं। ठीक है, इन इसका जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे। स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब जो कि बेसिक डिफाइनिंग पार्ट है, बेसिक ऐसे पार्ट्स है जो कि जिन पे देश चल रहा है, किन चीजों पे देश चल रहा है। सपोज करो कि जितने भी बॉडीज हैं, सरकारी बॉडीज हैं, जितने भी सरकारी बॉडीज है वो सब इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करते थे। यूपीएससी इंडिया में, यूपीएससी तो नहीं बट हाँ एक तरह से यूपीएससी कह लो कि वो इंडिया में पहले से एक ऐसा बॉडी एग्जिस्ट करता था जो कि ग्रुप ए सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराए। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में पहले से था, गवर्नर का पोस्ट इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करता था। उसके बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारे बॉडीज हैं जो कि इंडिया में पहले से एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, यूएसए और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बहुत चीज लिए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, तो इसमें ये 3 टर्म का यूज किया गया था वर्ल्ड में सबसे पहले। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था नेपोलियन से पहले, तो इन 3 टर्म्स का सबसे पहले यूज किया गया था, फ्रेटर्निटी,
इक्वालिटी और लिबर्टी, इन तीन चीजों को हम लोग यहां से फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अभी देखोगे कि अभी हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो प्रियम्बल में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग यूएसएसआर से या फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का है, तो फिलोसॉफिकल पार्ट इज फ्रॉम यूएसए एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से मेन चीज जो हम लोग लिए हैं दैट इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मेन चीज जो हम लोग यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब हाँ नहीं 17th सेंचुरी आई बिलीव, 1789 में हुआ था, तो भी इट्स 18th सेंचुरी, नॉट श्योर अबाउट द डेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉलेज में पढ़े थे जब 2021 में, आई गेस, ब्लरी मेमोरी ऑफ इट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं जो कि देख लो। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। 42nd अमेंडमेंट अगर याद करो 1976 वही टाइम है जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी थी। उस समय इतने सारे अमेंडमेंट्स पास हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स पास हुए थे, इसी चलते इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कर दिया जाता है। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ ब्लेंड ऑफ बोथ, केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब केसेस ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है, 4-5 केसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह सुनोगे, तो नाम उनका देख लो। अभी एक केशवनंद भारती केस है, फिर तुम्हारा एक गोलकनाथ केस है, ईयर एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, लेकिन आगे वो सब आएगा ही। गोलकनाथ केस है, उसका फिर एक LIC इंडिया केस देखोगे, फिर एक चंपारण दोराई केस देखोगे। तो ये सब 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनके वर्डिक्ट्स इतने मतलब वाइड स्प्रेड वर्डिक्ट्स थे इनके कि ये ऑलमोस्ट बहुत सारे जगहों पे आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रीएम्बल से। शेड्यूल्स देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहा है सबको, ये सबको दिख रहा है, ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि हम बोले कि आर्टिकल्स और पार्ट्स हैं, उनके अलावा शेड्यूल्स हैं, और ये शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। इन शेड्यूल से पूछा जाता है किस शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है। टोटल आई गेस 12 शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल्स का आपको याद रखना है कौन से शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है, ठीक है। सबसे पहले शेड्यूल 1 में सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम है और उसके बाउंड्री दिए हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम है और उनके बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज का मतलब कौन स्टेट, झारखंड है तो झारखंड कहां तक है, झारखंड का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो कहां तक है, ठीक है। सेकंड, शेड्यूल 2 गिव्स स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड दी लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। बेसिकली सैलरी ये सब के बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 जो है वो सैलरीज एंड पावर्स का बात करता है कि प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का बात करता है शेड्यूल 2, ठीक है। फिर शेड्यूल 3 का बात करें, इट टॉक्स अबाउट द ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ओथ को छोड़ के, ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण। तो सारे पोस्ट पे जाने से पहले सब लोग शपथ ग्रहण करते हैं ना, मोदी ये करते हैं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी चलिए, ठीक है। शेड्यूल 4, राज्यसभा MP काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब होता क्या है कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बराबर MPs नहीं होते हैं, उनमें MPs का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हम बताए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन लगा दिया गया है। सपोज 10 लाख मेंबर पे एक 1 MP, तो उस हिसाब से यूपी का बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऐसे अभी 10 लाख नहीं है, 10 लाख से बहुत ज्यादा है अभी वो नंबर, बट वैसा ही कुछ रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, लॉ डिटेल्स। मतलब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 आर इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों को याद कर लेना है, लिखना भी नहीं है कुछ, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सपोज करो कि ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो कि बहुत समय से अनकॉन्टैक्टेड हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किए हैं। अगर बाहर के लोग वहां जाते हैं, जो नॉर्मल कंट्री के लोग हैं वहां जाते हैं, हो सकता है कि उन ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करे वो लोग, राइट। भोले भाले हैं बेचारे, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि उनको वो एक्सप्लॉइट करें। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी देखोगे तुमको राइट टू ट्रैवल है,
देश के अराउंड तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, उसका हक तुम्हारे पास है, बट तुम शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज में जाने के लिए उतना ज्यादा हक वहां नहीं तुम्हारे पास, वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उन एरियाज में, ताकि तुम उनको एक्सप्लॉइट ना कर सको, ठीक है। एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही है, ठीक है। सपोज करो कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। अब यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, अब इन पे हजारों ट्राइब्स रह रहे हैं, हजारों ट्राइब्स रह रहे हैं, टूरिस्ट जाते हैं और इनको लाइक हुआ कि किसी को कुछ ऐसा सब्सटेंस लाइक क्या उसे कहते हैं, दारू वारू या फिर कुछ वैसा सब्सटेंस उन लोगों को दे दिया, उन लोग कभी उन सब चीजों से नहीं ये है, ठीक है, कभी उन सब चीजों से उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, और अचानक से जाके तुम कुछ नई चीजों को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम है, उन लोगों को इशू होगा, ठीक है। फिर शेड्यूल 6 में जिन स्टेट्स के नाम मेंशन है वो स्टेट्स के नाम इंपॉर्टेंट है। 5 स्टेट है आई गेस, असम, मेघालय, 4 स्टेट है एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट्स का ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल सिमिलरली इनमें भी वही होगा, ठीक है। शेड्यूल 7 डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि यूनियन के पास क्या पावर्स है, लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, दे आर डिवाइडेड, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ ऐसे पावर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ ऐसे पावर हैं जो दोनों के पास डिवाइडेड है। लेट्स से कि एजुकेशन लार्जली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंदर आता है ना। रेलवे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये तो नहीं ना है कि झारखंड का रेलवे है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। पुलिस, स्टेट का पुलिस, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। फिर अगर देखें तो रेवेन्यू, हर स्टेट का अपना रेवेन्यू सिस्टम है, हर स्टेट का अपना फाइनेंस है, तो फाइनेंस जो है स्टेट लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट, ऐसे 3 लिस्ट होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिनमें यूनियन के पास पावर है। स्टेट लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिनमें स्टेट के पास पावर है। और कंकरेंट लिस्ट मतलब ऐसे लिस्ट जिसमें दोनों के पास कुछ ना कुछ पावर्स है, बट इस केस में सेंटर हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस केस में सेंटर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि याद है ऑगस्ट ऑफर याद करो कि वो एक वीक सेंटर को लेके आया था। इन लोगों का डिमांड यह था कि वी वांट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या हुआ कि रेसिडियरी पावर जो है, बहुत सारे ऐसे पावर्स होते हैं जो रेसिडियरी पावर होते हैं, ठीक है। रेसिडियरी पावर इन सेंस कि जो कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के हाथ में है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन उसमें ज्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस लाने का ये सब, तो उसमें सेंटर जो है ज्यादा पावरफुल रहता है। गवर्नर का ऑफिस ऑब्वियसली गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजता है। अब सपोज करो गवर्नमेंट किसी स्टेट का बिल को रोक दे, अभी उसी पे शायद तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु के स्टेट के बीच में बहुत ज्यादा टसल चल रहा है इसी बात को लेके कि वहां का जो गवर्नर है वो उनके बिल्स को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, राइट। हाँ, जो गवर्नर है, गवर्नर को अभी हम लोग गवर्नर आगे पढ़ेंगे, गवर्नर को प्रेसिडेंट साहिबा अपॉइंट करके भेजती हैं, ठीक है। सारे स्टेट्स में जितने गवर्नर और यूनियन टेरिटरीज में उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करके भेज रहे हैं। अब गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करके भेज दी, गवर्नर का मेन काम क्या है कि वो बिल्स को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब बिल क्या होता है? सबसे पहले बिल आया किसी हाउस में, सदन में, विधानसभा में बिल आया, वो बिल सपोज करो कि हाउस से पास हो गया, अब ये गया गवर्नर के पास एसेंट के लिए, ये गया गवर्नर के पास एसेंट के लिए। अब गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होता है, या तो उसको हाँ बोल देगा तो बिल जो है वो पास हो जाएगा, या तो ना बोल देगा बिल जो है कोलैप्स कर जाएगा, या तो उसको रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। रिटर्न करता है रिकंसिडरेशन का मतलब कि इसमें ये मेरे को इशू लग रहा है, आप ये सब चेंज करके भेज दीजिए, हम सही कर देंगे। या तो वो क्या कर सकता है कि वो उसको अपने पॉकेट में रख सकता है, पॉकेट वीटो उसको कहते हैं, मतलब इनडेफिनेटली उसको अपने पास रख सकता है कि हम इस पे सोचेंगे, अभी नहीं एक्शन लेंगे, बाद में एक्शन लेंगे इस पे। अब बाद में वाला जब सीन आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट को अब चाहिए कि हमको भाई करना है तुरंत, ठीक है। अब लेट्स से कि कहीं पे सेंटर में मोदी जी का गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कहीं पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में डीएमके का गवर्नमेंट है, स्टालिन वाला, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे डीएमके का गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ जो गवर्नर है वो बीजेपी का बैठाया हुआ है, ऑब्वियसली क्योंकि सेंटर में वही है, प्रेसिडेंट उसी के अंडर है, लाइक नॉट उसके अंडर है, बट एक तरह से जो प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी का ही होता है, राइट। तो तमिलनाडु में डीएमके का गवर्नमेंट है, वहां का गवर्नर ऐसा कर रहा है कि इनके लॉस को, इनके बिल्स को रोक दे रहा है, उनको एसेंट ही नहीं दे रहा है, उनको डिले करा रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या हुआ? सेंटर स्ट्रॉन्ग हुआ ना,
समझ गए? तो ये हो गया कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आई गेस 22 या 24 लैंग्वेजेस हैं, अभी 5 नए लैंग्वेज और ऐड हुए हैं, ठीक है। शेड्यूल 9 बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशन जिनको वैलिडेट करता है। शेड्यूल 10 क्या बात करता है? डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए। अब हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे तो हम लोग ये बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन का कि कैसे होता है। लेट्स से कि कोई आदमी है जो कि एक एमपी बन गया, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई आदमी एक एमपी बन गया, बीजेपी से सिलेक्ट हो गया, फिर कांग्रेस से सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो कांग्रेस से सिलेक्ट होकर आया, मतलब आदमी सपोज करो कि यहाँ का जो एमपी है कौन है, सीपी सिंह है, रांची के एमपी जो है अभी सीपी सिंह है। अब वो बीजेपी पार्टी से हैं, वो बीजेपी से इलेक्ट होके लोकसभा चले गए, ठीक है। अब वो क्या किए, अच्छा वो बीजेपी से इलेक्ट होके गए, मतलब लोग उसको बीजेपी के नाम पे वोट दिए ना। अब क्या हुआ कि वो उनको कांग्रेस वाला पैसा दे दिया, फिर कुछ कर दिया, वो पार्टी अपना स्विच कर लिए, अब वो कांग्रेस में चले गए। अब तो लोगों के साथ ये तो वो हो गया ना, धोखा हो गया ना कि वी गेव यू वोट ऑन नेम ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी बट यू हैव चेंज द पॉलिटिकल पार्टी। तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एज एमपी और एमएलए, समझ गए? तो थर्ड अमेंडमेंट चलाया गया था। अब एक चीज की अमेंडमेंट क्या होती है, ठीक है, एक चीज की, जहां भी मैं अमेंडमेंट लिखूंगा मैं AMND लिखूंगा, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब ये AMND का मतलब अमेंडमेंट होगा अभी से, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अब लेट्स से कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के रेडी हो गया था 1949 में, 26 नवंबर 1950 में रिपब्लिक डे हो गया, सबसे पहला स्टार्ट हो गया। 1950 से अभी तक ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए, 1950 से अभी तक ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो गए। अब कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया इन 75 ईयर्स में, राइट। जो कंट्री 1950 में था वो अभी नहीं है, तो उस समय जो आइडियाज थे, उस समय जो चीजें थी जो पॉपुलर थी वो अभी नहीं है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस चाहिए उस, तो इस अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस मैंडेटरी थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, मतलब बहुत सारे चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो, राइट। तो वैसे ही दो 73rd अमेंडमेंट से, 73rd और 74th अमेंडमेंट से इन दो चीजों को ऐड किया गया था। एक था अबाउट पंचायत, एक था अबाउट म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो पंचायत वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड थे कि पंचायत होना चाहिए, बट वो डीपीएसपी में मेंशन था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये यहां पे मेंशन नहीं था, ठीक है। तो ये लेकर आया गया, इसको क्लियर है? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू प्रीएम्बल। ये क्वेश्चंस तब करेंगे जब मैं वो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल आया कैसे? प्रीएम्बल वाज बेस्ड ऑन नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। याद है नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे अपना, जब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले हम लोग का वो असेंबली बन गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहले जब बन गया था तो उसके बाद नेहरू अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, आई गेस 3 नवंबर को लेके आए थे, जो कि 13 नवंबर को लेके आए थे, 13 नवंबर ना, तो जो कि एक महीने के बाद उसको सबको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया था। तो नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे प्रीएम्बल बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट प्रीएम्बल वाज इंक्लूडेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। Preamble has been amended only once in 1976 during the 42nd amendment. In 1976 added the socialist, secular and integrity words. इन 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। प्रीएम्बल को सिर्फ अभी तक एक बार अमेंड किया गया है। प्रीएम्बल से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कब अमेंड हुआ था, सबसे पहला अमेंडमेंट उसका, अमेंडमेंट में क्या क्या अमेंड कब हुआ था, अमेंड कौन किया था, किसका गवर्नमेंट किया था, और अमेंडमेंट के बाद किन 3 चीजों को ऐड किया गया था, कौन से ऐसे 3 चीजें थी जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। सो सेक्युलर वर्ड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, मतलब कोई एक पर्टिकुलर धर्म को स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेक्युलर वर्ड को 1976 में ऐड किया गया था। दूसरा, प्रीएम्बल पे बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है अबाउट प्रीएम्बल। तो वो कौन से केसेस हैं? जैसे कि एक केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक केस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। LIC इंडिया में बोला कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा ये, और तीसरा कि हम लोग कौन सा पार्ट किस कंट्री से लिए हैं, ठीक है, विच कंट्री। यहां पे 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे हम लोग ये लिए हैं, एक USSR है और एक फ्रांस है, एक USSR है और एक फ्रांस है।
दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे हम लोग लिए हैं इसको प्रियम्बल में कुछ कुछ पार्ट्स को, एक यूएसएसआर है और एक फ्रांस है। जैसे कि यहाँ देखो प्रियम्बल स्टिपुलेट्स डेट ऑफ अडॉप्शन एज 26 नवंबर, उसके बाद फिर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हम लोग फ्रांस से लिए हैं, और जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ये सब हम लोग यूएसएसआर से लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल, इट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्टेट्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड स्टेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आ गया। 3 केसेस हुए हैं प्रियम्बल में। सबसे पहला है बेरूबरी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था। सेकंड है केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। थर्ड है एलआईसी इंडिया केस 1995 में हुआ था। ये केशवानंद भारती केस इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो रट जाओ कि 1973 में हुआ था। बहुत बार पूछा जा चुका है केशवानंद भारती केस कब हुआ था, इसमें क्या क्या वो आए थे। बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट कहा दैट प्रियम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिबेट क्या चल रहा था कि क्या हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो आप उसको कैसे अमेंड करेंगे। ठीक है, तो यहां तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि वो पार्ट ही नहीं है। सेकंड केशवानंद भारती केस आया, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने डिसीजन को रिव्यू करके उसको चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, नया रिव्यू डिसीजन दे सकता है जो उससे बेटर होगा। ठीक है, तो देखोगे कि पुराने ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट अपना बहुत बार चेंज कर लेता है। ठीक है, तो सेकंड है केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको अमेंड करने का स्कोप ओपन हो जाता है। थर्ड सुप्रीम कोर्ट बोला एलआईसी इंडिया केस में दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की हाँ पार्ट भी है, इंटीग्रल पार्ट भी है। In Keshavanand Bharati case, Supreme Court said that preamble is a part of the Constitution and thus can be amended under the purview of Article 368. किसी भी चीज को अगर अमेंड करना है, it gets amended under the purview of Article 368 until the basic structure of Constitution is not altered. ठीक है, अमेंडमेंट आप करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करिए, लेकिन इतना चेंज मत कर दिए कि जो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो सोल नेचर है वो अमेंड हो जाए, वो चेंज हो जाए। तो अगर वो चेंज हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। ओके, ठीक है, तो इन तीनों स्टार्ट होता है यहां से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic and political। सबसे पहले सोवरेन का मतलब क्या होता है, हाँ संप्रभुत्व होता है। इंडिया इज अ एग्जैक्टली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल पावर। सोवरेन का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने अफेयर्स को खुद हैंडल करेंगे, कोई बाहर का देश आके मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप इस चीज को ऐसे करिए। ठीक है, वी आर अ सोवरेन कंट्री। सेकंड है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, लोगों के हाथ में पावर है, लोकतंत्र है। रिपब्लिक है मतलब, अच्छा रिपब्लिक, अब नॉर्थ कोरिया भी एक रिपब्लिक है, इंडिया भी एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब एक सेट ऑफ पीपल, एक तरह से वो समझ लो। ठीक है, गणतंत्र है इंडिया। ओके, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, जस्टिस हर तरह का जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय, कैसा कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऐसा नहीं हो कि किसी को मतलब सोशल जस्टिस मिल रहा है, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल रहा है। सोशल जस्टिस का मतलब किसी से साथ अगर समाज में अन्याय हो रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब लेट्स से कि समवन इज वर्किंग समवेयर, उसको वहां सैलरी नहीं मिल रही, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस। ठीक है, थर्ड पॉलिटिकल इनजस्टिस, किसी कम्युनिटी का या फिर किसी पर्सन का उतना पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं, उतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इट इज अ पॉलिटिकल इनजस्टिस। तो जस्टिस होना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों तरह से। उसके बाद करें लिबर्टी होना चाहिए, किन किन चीजों का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट, तो ये सब होना चाहिए। इक्वालिटी होना चाहिए ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबको बराबर स्टेटस मिलना चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ओके, एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, राइट, भाईचारा। इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। क्लियर है? Preamble to the Indian Constitution was inspired by the preamble of which country? USA। फ्रांस कौन बोल रहा है? अरे preamble was inspired by USA ना, USA was the first country to have preamble। ठीक है,
सेकंड है which of the following words was not originally included in the preamble of the Indian Constitution? sovereign, secular, socialist या फिर रिपब्लिक? अभी बताए थे कि सेक्युलर नहीं था उसमें, सेक्युलर ओरिजिनली नहीं था, सेक्युलर हम लोग बाद में ऐड किए थे, ठीक है। By which constitutional amendment were the words socialist and secular added to the preamble? ठीक है, it was by the 42nd amendment 1976। दो अमेंडमेंट्स आएंगे, 42nd अमेंडमेंट 1976 और 44th अमेंडमेंट 1978। उन दोनों में जो है उसको रट जाना, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ओवर टाइम हम लोग पढ़ेंगे उन सब में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उनको रट ही जाना, घोल के पी जाना उनको, ठीक है। Which one of the following term is not used in the preamble? Same question, justice, liberty, equality, fraternity है, integrity नहीं mentioned है, ठीक है। मतलब सॉरी अभी तो हो गया ना, क्या था, is not used in the, है ना, justice है, liberty है, equality है, fraternity है, सारे हैं, integrity originally नहीं था, यहाँ originally होना चाहिए था, was not originally mentioned, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डज द टर्म सोवरेन इन द प्रीएम्बल इम्प्लाई? सिंपल सा है कि फ्री ऑफ टू कंडक्ट इंटरनल अफेयर्स ओनली, नहीं फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। यप। अच्छा एक चीज देखना यूपीएससी के क्वेश्चंस में, जहां पे ये ओनली आ जाए, ऑल आ जाए, नन आ जाए, वो सब मोस्टली गलत होता है। 99% केस में अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, लेट्स से कि ओनली दे दिया, कहीं पे ऑल दे दिया, कहीं पे नन दे दिया, वो सब मोस्टली गलत होता है, ठीक है। क्योंकि अब वो देखने नहीं जा रहा, अगर एक भी वैसा कुछ सही हो गया, लेट्स से कि दुनिया में अनगिनत वैसे चीजें हैं, अगर कोई एक भी सही हो गया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने सीएससी का पेपर दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि ऑल वायरसेस हैव समथिंग, कुछ तो था, ऑल वायरसेस कुछ तो था वैसा ही, ऑल वायरसेस करके, लेकिन हो ही नहीं सकता है कि सारे वायरसेस हो, पता ना भी हो आंसर तो वहां पे उसको टिक लगाया जा सकता है कि हो ही नहीं सकता है वैसा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द फीचर इंस्टाइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरलिज्म कहीं मेंशन नहीं है, फेडरलिज्म कहीं मेंशन नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द state. India is a which of the following element is not part of justice as mentioned in the preamble? Justice तीन तरह का था, social, economic और political। तो political नहीं होगा, social नहीं होगा, economic नहीं होगा, legal होगा, ठीक है। The phrase we the people of India in the preamble signifies federal structure, popular sovereignty, judicial supremacy या फिर rule of law? बताओ। ये आई गेस फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि सबको मतलब लाइक डिवीजन ऑफ पावर है, ओके। बाकी तो हाँ फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें जिनका एग्जैक्ट आंसर, बहुत एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन पेपर अगर फर्स्ट पेज पढ़ोगे कभी यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर का, उसमें लिखे है इफ यू थिंक मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट चूज द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऐसे भी हो सकते हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है उनको आप चूज करिए, ठीक है। In which case did Supreme Court said that the preamble is a part of the Constitution? तो केशवानंद भारती केस में बोला था it is a part of Constitution, and LIC India केस में बोला था it is an integral part of Constitution, ठीक है। The preamble of the Indian Constitution was enacted by the Constituent Assembly on 26th November 1949, ठीक है। Which among the following is the correct order of ideas mentioned in the preamble? अब इसको याद करना पड़ेगा preamble को, इसको लगाने के लिए, ठीक है। इसको सही से अरेंज करने के लिए preamble को याद करना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट्स को, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल? हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडेटरी, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म सेक्युलर एज यूज्ड इन द प्रीएम्बल? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन बाय द स्टेट, ये तो नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। नो रिलीजन एट ऑल, नहीं ये तो नहीं होगा, यही होगा, मैं इसे सही से नहीं पढ़ा था। कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368? बिल्कुल हो सकता है, यस, बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो आइडियाज है, जो बेसिक आइडियाज है, ठीक है, उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग, टाइम है ना? हाँ टाइम है। अब हम लोग आते हैं, यहां तक सबको सब क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक वी स्टडीड अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, कैसे संविधान का निर्माण हुआ। सेकेंडली वी टॉक्ड अबाउट क्या उसे कहते हैं,
बेसिकली प्रियम्बल, ठीक है। आज तो हम लोग सोर्सेस नहीं पढ़ पाए, सोर्सेस विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, आई गेस 22 पार्ट्स है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक। अब उन पार्ट्स में क्या है, जो भी सिमिलर आइडियाज हैं, जो भी सिमिलर आर्टिकल्स हैं, ऐसे आर्टिकल जो एक जैसे हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर पार्ट में रख दिया गया, ओके। तो हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में, इट्स नेम्ड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आर्टिकल 1 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 के अंदर आता है, डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत। पूछे कि नाम क्या लिखा हुआ है, तो इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर देन एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है एंड उस एग्रीमेंट के अंडर वो स्टेट्स एक साथ रह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई एग्रीमेंट से कोई स्टेट नहीं रह रहा है। मतलब यूएस में अगर कोई चाहे तो स्टेट सिसीड कर सकता है, सिसीड करने का मतलब अलग हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में अगर झारखंड चाहे कि हम इंडिया का पार्ट नहीं रहेंगे तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई प्रोविजंस इन दिस आर्टिकल डील्स विद टू थिंग्स। First is the name of the country, India, that is Bharat, and second is the type of polity in the country, that is it is a union of states, ठीक है। Constitution is federal in structure, Constitution federal है नेचर में। शेड्यूल 7 याद करो कि यूनियन लिस्ट दिया हुआ है, कंकरेंट लिस्ट दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट दिया हुआ है, बट India is described as a union of states because the Indian Federation is not a result of any agreement between the states and the center, and that no state can secede from the federation, that is it is indestructible, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आया था बहुत पहले यूपीएससी में एक एसे लिखने के लिए कि इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल नेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो उसमें यही पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ठीक है। इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल नेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वो डिस्ट्रक्टिबल क्यों है स्टेट्स, वो हम लोग बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ये ऐसा क्यों है, ये हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटरी अंडर इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ इंडिया, सॉरी टेरिटरीज ऑफ स्टेट, सेकंड है यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट बाय एनी टाइम। 3 टाइप में मेंशन्ड है। हमारे जो टेरिटरीज है इंडिया में वो 3 तरह से सेपरेटेड है। सबसे पहले स्टेट के टेरिटरी जो हुए, ठीक है, झारखंड, बिहार, यूपी। सेकंड यूनियन टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं अभी, हाँ नहीं ना, 8 है एक्चुअली, ठीक है। दमन, दीव और दादर और नागर हवेली को एक में कर दिया गया है, ओके। थर्ड है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट बाय एनी एट एनी टाइम, ठीक है। मतलब पीओके, लेट्स से पीओके हमारा ही टेरिटरी है लेकिन अभी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है वो, तो हम लोग उसको कभी भी एक्वायर कर सकते हैं। तो टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एट एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जैसा कि हम बताएं फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेट है, कितना बड़ा है, उसका एक्सटेंट क्या है, वो सब फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये क्लियर है। पार्ट 1 में कोई डाउट, ओके। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो यूनियन ऑफ इंडिया में अभी करंट इंडिया में जो है उसके बारे में बात होता है, लेकिन टेरिटरी इंडिया ऑफ इंडिया में हम लोग जो आगे फ्यूचर में भी एक्वायर कर सकते हैं उसका भी बात होता है, ठीक है। एज द टर्म टेरिटरी कंटेन्स ऑल स्टेट यूटीज एंड टेरिटरीज दैट इंडिया मे एक्वायर इन फ्यूचर, व्हाइल द यूनियन ऑफ इंडिया रेफर्स टू ओनली स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली कैसे कंट्रोल करता है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठा के, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठा के। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऑटोनोमस बॉडी रहेगा, एक ऑटोनोमस पर्सन रहेगा जो कि चीफ मिनिस्टर की तरह उस स्टेट को कंट्रोल करेगा। सिर्फ 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं 8 में, सिर्फ 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना चीफ मिनिस्टर है। कौन दोनों है, कौन बताएगा? चंडीगढ़, बताओ बताओ, बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, उसमें उमर अब्दुल्ला भी है ना सीएम। तो सिर्फ ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें सीएम है। पुडुचेरी में भी उसका असेंबली है, लेकिन वहां असेंबली में अभी कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज एक्वायर्ड दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम। गोवा भी एक्वायर्ड इन 1962। यहाँ गोवा में पहले पोर्टुगीज रहते थे,
ठीक है, पोर्टुगीज को हम लोग भगा दिया एंड गोवा को भी एक्वायर्ड इन 1962। पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, मतलब इंडिया का पार्ट था बट एक एग्रीमेंट में था ये सब, इंडिया का फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं बना था। तो इस इंडिपेंडेंस के बाद ये सबको हम लोग फुल फ्लेजेड स्टेट अपना बनाया और यूनियन टेरिटरी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ये कहता है कि हम लोग नए स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, नए स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाहर से कंट्रोल लेके, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी कैन एडमिट or establish new state, so it can add states that aren't part of Union of India। अभी के लिए लेट्स से कि चाइना का कोई पार्ट जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, कल को एक लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें चाइना का कुछ पार्ट इंडिया में आ जाता है, या फिर पाकिस्तान का कुछ पार्ट इंडिया में आ जाता है, बांग्लादेश का कुछ पार्ट इंडिया में आ जाता है, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगा, ठीक है। किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 2 के अंडर आएगा। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन स्टेट्स और एक्वायरिंग फॉरेन लैंड। इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, अच्छा हो सकता है कोई अपने मन से हम लोगों को ज्वाइन करना चाहता हो, या फिर एक्वायरिंग फॉरेन लैंड। एग्जांपल मई 1975 में 1962 नहीं गई, 1975 नहीं, हाँ ठीक ओके, गोवा तो 1962 में ही था, ये 1975। सिक्किम वाज एडेड टू इंडिया बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नोट, सिक्किम वाज एडेड एज एन एसोसिएट स्टेट। सिक्किम पहले एक एसोसिएट स्टेट था, मतलब एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था इंडिया का, लेकिन 1975 में एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया था। यहाँ पे रॉ के जो फाउंडर थे, नाम हम उनका बोल रहे हैं, RN काओ करके, शायद रामेश्वर नाथ काओ, RN काओ। इनका डॉक्यूमेंट्री है बहुत सारा यूट्यूब पे। इनका सिक्किम को ये कैसे यूनाइट करवाए थे, ये रॉ के फाउंडर है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये फाउंडर है। ये सिक्किम को इंडिया में कैसे यूनाइट कराए थे उसका बहुत अच्छा प्यारा डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर कभी फ्री टाइम मिले इसको देखना जरूर, बहुत बहुत बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 3 का, पहले इसी को देख लेते हैं। डील्स विद द फॉर्मेशन और चेंजेस इनटू, यहाँ पे आर्टिकल 3 होना चाहिए था हेडिंग में, नो इश्यूज, यहाँ हेडिंग में आर्टिकल 3 रहेगा। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड कहता है कि आर्टिकल 2 कहता है कि हम लोग फॉरेन टेरिटरी को, फॉरेन लैंड को इंडिया में एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि हम लोग किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम, उसका बाउंड्री, उसका मतलब नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसको ब्रेक करके उससे 2 स्टेट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सब पावर सेंटर के हाथ में है, ओके। डील्स विद द फॉर्मेशन और चेंजेस इनटू एग्जिस्टिंग स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज इंटरनल रीएडजस्टमेंट। हम लोग इंटरनली रीएडजस्ट कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? ऑल्टर द नेम और बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का नाम या उसके बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। फॉर्म न्यू स्टेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, जैसे बिहार से टूट के अलग होकर झारखंड बना, तो वो सेंटर गवर्नमेंट बनाया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाया उसको। ऐसा नहीं था कि बिहार के गवर्नमेंट ने बोल दिया तो झारखंड बन गया, नहीं। सेंटर में जो गवर्नमेंट था उस समय 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने बोला कि झारखंड अलग बनना चाहिए, तब झारखंड अलग बना, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज दी एरिया ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली बाउंड्री ऑल्टर होगा तो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो सेंटर के हाथ में ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किसी भी स्टेट का तोड़ सकता है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन है, इसके लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है सच अ बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट और द प्रायर ऑन, यहां होगा ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेगा कि आप ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करिए, तभी वो बिल इंट्रोड्यूस होगा। सेकंड, रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट उस स्टेट के सीएम को या फिर उस स्टेट को बता देगा, पूछेगा नहीं। प्रेसिडेंट पूछता किसी से नहीं है, प्रेसिडेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से सवाल एडवाइस लेता है आर्टिकल 143 में, लेकिन प्रेसिडेंट किसी से पूछता नहीं है। प्रेसिडेंट उसको इन्फॉर्म कर देगा कि भैया हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अब वो अगर उसको आपत्ति हो, उसको आपत्ति नहीं हो, डजंट मैटर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे या प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। यहां देखो, बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन टू द बिल for this bill, president must refer it to the state legislature, to the concerned state or states. However, the president is not bounded by the suggestions of the state and they are not binding on him, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास बाइंडिंग नहीं है वो सब की, अगर वो बोलते हैं कि नहीं सर मत करिए, आप कर दीजिए,
प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। इन एनी चेंज टू बी मेड इन द यूनियन टेरिटरी नो सच रेफरेंस इज नीडेड, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, तो यूनियन टेरिटरी में कुछ चेंज करना है तो ऐसा कोई रेफरेंस नीडेड नहीं, ये वाला उसमें नीडेड नहीं है, इसमें बस ये प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, ठीक है। 10 द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। पार्लियामेंट जब चाहे तब वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप अपने मन से, अपने हिसाब से रीड्रॉ कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। देश टूटेगा नहीं, अंदर देश के अंदर पॉलिटिकल मैप रीएडजस्ट हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अलग हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अलग अलग समयों पे अलग हुए हैं इंडिया से, मतलब इंडिया से नहीं, मतलब बने हैं नए नए स्टेट्स, ठीक है। तो आपका होमवर्क है ये पता करके आना कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जैसे जो कि ये हुए हैं, क्या उसे कहते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नए फॉर्म हुए हैं, ठीक है। होमवर्क है ये पता करना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड। बहुत सारे इसमें स्टेट्स हैं, झारखंड है, उत्तराखंड है, तुम्हारा अभी तेलंगाना है, आई गेस सिक्किम है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं। तो पता करके आना है कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 1, 2, 3 समझ गए। आर्टिकल 2 और 3 में क्या होता है, आर्टिकल 2 में हो रहा था कि कोई नए स्टेट को हम लोग इंडिया में इंक्लूड कर रहे थे, बाहर से फॉरेन लैंड को। आर्टिकल 3 में क्या हो रहा है कि हम लोग इंडिया के अंदर ही पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट कर रहे थे। अब आर्टिकल 4 में क्या कहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी चेंजेस हुए, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये सब रेगुलर एक्ट्स हैं, रेगुलर नॉर्मल एक पार्लियामेंट के एक्ट से वो पास हो जाएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। These bills will be declared passed just by a simple majority। अब मेजोरिटी क्या होता है, कितना टाइप का होता है, वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये समझ लो कि इट कैन बी पास्ड जस्ट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। बेरूबरी यूनियन केस हुआ था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 does not cover secession of Indian territory to a foreign country। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि सपोज करो कि इंडिया को पाकिस्तान से कुछ इशू है, आप पाकिस्तान को अपना जमीन दे दिए ये बोल के कि आर्टिकल 3 के अंडर आ रहा है, हम तो एरिया कम कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, आप सिसीड नहीं कर सकते किसी स्टेट को, ठीक है। लेट्स से कि चाइना अक्साइशन ले लिया हम लोगों का, अब ये नहीं है कि अच्छा आप रख लो आप ही का हो गया, वो ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो सिसीजन हो जाएगा उसको, ठीक है। सिसीड करने के लिए 10 एनी सच सिसीशन विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिसीड कभी कुछ नहीं हुआ है, सिसीशन हुआ है 1959 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1959, ये बेरूबरी यूनियन केस से पहले ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय का था, जो ईस्ट पाकिस्तान था मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश में अच्छा इंडिया और बांग्लादेश का मैप देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा क्या उसे बोले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेरेन है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेरेन है। वहां पे ऐसा न्यूक्लियस गांव है, ऐसा न्यूक्लियस गांव है, देखो कि एक गांव है ये इंडिया को बिलोंग करता है, इसके बाहर एक गांव है बांग्लादेश को बिलोंग करता है, इसके बाहर एक गांव है जो इंडिया को बिलोंग करता है, और इसके बाहर एक गांव है जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स टेरेन है वहां पे, ऐसा कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है वहां का, ठीक है। तो इसके चलते बहुत सारे ऐसा हुआ कि बहुत सारा बांग्लादेश का विलेजेस हम लोग रख लिए कि आप ये हम लोग को दे दीजिए, अपना वाला उन लोगों को दे दीजिए, ठीक है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट है, आप सिसीड करके किसी को नहीं दे सकते हैं आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंडर, ठीक है। लास्टली बात करेंगे हम लोग आज की क्लास में ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो अब जब इंडिपेंडेंस हुआ तो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उस समय, ठीक है। 549 ऑफ देम वो तो खुशी खुशी इंडिया को ज्वाइन कर लिए, 549 ऑफ देम ज्वाइंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन देयर विल। 3 ऐसे स्टेट्स थे जो कि मेजरली मुस्लिम पॉपुलेटेड थे, मुस्लिम डोमिनेटेड थे, उन लोगों का ये कहना था कि हम लोग या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या तो हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन अब इंडिया के कोर में हम ऐसा एक स्टेट को नहीं ना दे सकते हैं पाकिस्तान को कि आप रख लो। इंडिया के सेंटर में सपोज करो कि लेट्स से हैदराबाद जहां है, हैदराबाद ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में है, अगर हम उनको अलाउ कर देते कि आप पाकिस्तान के पास चले जाओ
तो हम लोग का तो ऐसा तैसा हो जाता ना, वो बैंड बजा जाता हम लोगों का 20 से, क्योंकि सेंटर में है ना वो। तो वैसा ही है कि 3 स्टेट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया, नेमली कश्मीर। कश्मीर जैसा कि पता है उस समय राजा रणजीत सिंह आई गेस थे यहाँ के रूलर, राजा रणजीत सिंह या रणजीत सिंह ही थे आई गेस, मतलब कुछ भी थे, रणजीत सिंह उनका नाम था, नॉट श्योर। बट सेकंड जूनागढ़, थर्ड हैदराबाद। किसको कैसे हम लोग मर्ज कराएं? हैदराबाद को तो हम लोग मर्ज कराएं बाय पुलिस एक्शन। हैदराबाद में वी यूज्ड पुलिस। अच्छा, इसका बहुत बहुत फनी इंसिडेंस है इसका। क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू गए यूनाइटेड किंगडम यूके घूमने अपना वेकेशन पे। वो बोले सरदार पटेल आप इंडिया को संभालिए, मेरे जगह पे आप एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहिए, लेकिन हैदराबाद में आप कुछ नहीं करेंगे। हैदराबाद से बात करिए, उसको प्यार से मनाइए। हम लोग गांधीयन लोग हैं, हम लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, प्यार से मनाइए। बोले बहुत प्यार से मनाएंगे। जैसे ही नेहरू जी निकले, पावर इनके हाथ में आया, तुरंत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मतलब पुलिस एक्शन है यहाँ पे, सीएपीएफ का यूज किया गया था। सीएपीएफ में क्या आते हैं? सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। तुरंत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को भेजे, जाइए आप लोग वहां इन लोगों को टाइट करिए। उन लोग गया और प्रॉपर इन लोग हैदराबाद तुरंत मर्ज हो गया इंडिया में, ठीक है। सेकंड है जूनागढ़। जूनागढ़ को हम लोग रेफरेंडम से मर्ज किए थे और कश्मीर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से मर्ज किए थे। हुआ क्या था कि अगर कोई सैम बहादुर देखा है, विकी कौशल वाला भी आया था कुछ समय पहले, देखियो उसमें, देखियो शुरू में जाता है, देखता है उस पर अटैक हो रहा होता है, बोलता है कि आप इसको साइन करिए। तो डॉक्यूमेंट हम लोग प्रॉपर साइन कराए थे, एसेशन का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कि आप इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास जो डॉक्यूमेंट है, दैट्स व्हाई वी से कश्मीर इज आवर्स।